तो आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का तीसरा चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर हम मीनिंग देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है आपका बिजनेस, दूसरा है इन्वायरमेंट। तो बिजनेस की मीनिंग अगर आप देखें तो सबको पता है बिजनेस माने धंधा। सीधी भाषा में बिजनेस माने धंधा। कोई भी शॉप, कोई इंडस्ट्री, फर्म, बड़ी कंपनी, ये सब हो गया आपका बिजनेस। इन्वायरमेंट क्या है भाई? तो इन्वायरमेंट जैसे आपके घर के बाहर होगा, सूरज निकला है, धूप खिली है, बारिश हो रही है, बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट में आ गई। अब इन्वायरमेंट की अगर हम थोड़ा और डीपली जाएँ तो इसमें कुछ चीज़ें, सबसे पहला कि भाई एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बारिश, धूप, हवा, ह्यूमिडिटी। तो ये सब आपका इन्वायरमेंट में आता है। उसके अलावा ये इस पर आपका कंट्रोल नहीं है इन्वायरमेंट पे, कि भाई इन्वायरमेंट आपकी मर्ज़ी के हिसाब से धूप चलेगी नहीं, कि आप चाहते हो कि भैया धूप आ जाए तो धूप आ जाए, हम चाहें बारिश हो जाए तो हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो जैसा इन्वायरमेंट है, अब चैप्टर के नाम में बिजनेस इन्वायरमेंट है, तो मतलब कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड मीनिंग होगी इसकी। तो अगर हम इसकी मीनिंग पढ़ें बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। यानी वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं और इनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसा कि इन्वायरमेंट था, अब भाई बाहर धूप खिली है या गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री, 48 डिग्री, तो वो आपके इफ़ेक्ट तो डालेगा आपको। आपको गर्मी लगेगी, आप उतने बाहर नहीं निकलोगे, तो आपकी एक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। बहुत सारी फोर्सेस हैं उसमें, लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसा ही बिजनेस इन्वायरमेंट है कि भाई बहुत सारी फोर्सेस हैं। जैसे जब भी कोई बिज़नेस ऑपरेट करता है तो उसके आसपास के कस्टमर्स, गवर्नमेंट, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या त्यौहार आने वाला है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं बिज़नेस की परफॉर्मेंस को। लेकिन बिज़नेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो यही है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। डेफिनेशन आप देख लें, काफ़ी ईजी है। सम टोटल ऑफ ऑल दोज फोर्सेज विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। वो सारी फोर्सेस, वो सारी चीज़ें जो बिजनेस पे इन्फ्लुएंस करती हैं, बिजनेस पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, लेकिन बिजनेस का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसी को हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। आगे अगर हम देखें तो हमेशा हम मीनिंग के बाद फीचर्स और फिर इंपॉर्टेंस देखते थे। अब की बार इंपॉर्टेंस की जगह, फीचर और इंपॉर्टेंस की जगह डायमेंशन देखेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट की कितनी डायमेंशन है। एक बार इन्हें जान लेंगे तो फीचर और इंपॉर्टेंस पढ़ने में आसानी रहेगी। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट की टोटल 5 डायमेंशन है। 5 डायमेंशन में सबसे पहली डायमेंशन है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिन्हें आप 5 तरह के इन्वायरमेंट कह सकते हो, जिसमें आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट आता है। सबसे पहला इसमें इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। देखो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक वर्ड आ रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड है कि आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। जैसे इसके बड़े बड़े एलिमेंट हैं कि भाई आपकी टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है। टाइप ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ी थी, 3 होती हैं, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वो क्या है? अब देखो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा बिजनेस पे। अगर सोशलिस्टिक है तो वहाँ पे बिजनेस को कम फ्रीडम होती है, वहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं होती हैं। सोशलिस्टिक जो भी देश होते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी वाले, वहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ रहता है बिजनेसेस पे। वहीं कैपिटलिस्टिक जैसे आपका यूएस, वहाँ पे भाई पूरा फ्रीडम है बिजनेसमैन को, जैसे काम करना है करो, जो करना है करो। और मिक्स में दोनों के मिक्स फीचर रहते हैं, जैसे इंडिया गवर्नमेंट का भी हाथ है और आपके प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो इससे आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो है इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, कि भाई देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है। कुछ देश क्या करते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हमें, जैसे कोई चीज़ एक्सपोर्ट हम चाहते हैं, लेट सपोज इंडिया चाहता है कि भाई बाहर जो है ना राइस का एक्सपोर्ट ना हो। एक्सपोर्ट ना हो क्यों? हमने मान लो ये आइडिया लगाया कि भाई आने वाले टाइम में हमारे देश में राइस की डिमांड हमारी खुद की बहुत बढ़ने वाली है, तो ऐसे में अगर हम राइस को एक्सपोर्ट कर देंगे तो हम अपनी खुद की डिमांड नहीं पूरी कर पाएंगे। इसलिए इंडिया चाहता है कि राइस का एक्सपोर्ट ना हो, गवर्नमेंट ये चाहती है, तो वो क्या करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को थोड़ा चेंज कर देगी और राइस पे एक्सपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स मार देगी या बैन कर देगी। जिससे क्या होगा, बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो आने वाली जो इंडिया के अंदर की डिमांड है वो पूरी हो पाएगी। तो यही आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज होना। ठीक। इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन लाइक नेशनल इनकम, जीडीपी। अब देखो जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होती है, जीडीपी मतलब सीधा सीधा ये है कि इंसान, आप एक ऐसे कह सकते हो कि इंसान कितना कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। ठीक।
तो जिस देश की जीडीपी ज़्यादा है, मतलब वहाँ का आदमी ज़्यादा खर्चा कर रहा है, ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो ज़्यादा सामान खरीदेगा वो, तो वहाँ पे गुड्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी। ऐसे बिजनेस ऐसे देशों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनकी जीडीपी बढ़ रही हो या ज़्यादा हो। इसी ये सारी चीज़ें जो है आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आती हैं। अच्छा, कुछ इसका इम्पैक्ट भी है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। सबसे पहला है कि राइज इन इनकम लीड टू राइज इन डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विस। कि भाई पहले एक आदमी मान लो कमाता था 10,000 रुपये महीने का, अब वो कमा रहा है 20,000 रुपये महीने का। तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ गया। पैसे का मामला जितना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाता है, तो पैसा बढ़ रहा है, उसका खर्चा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ाएगा वो गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उस हिसाब से बिजनेसेस को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये आपका एक इम्पैक्ट है। दूसरा, हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। भाई चीज़ें महंगी हैं। अब पहले मान लो बिजनेस का जो रॉ मटेरियल पड़ता था, रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट मान लो आ जाती थी तुम्हारा 10,000 रुपये। अब इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ के 15,000 हो गई, तो यार तुम्हारी कॉस्ट बढ़ गई। तो अब या तो तुम चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओ या फिर अपना प्रॉफिट कम करो। तो ये चीज़ आपकी आ गई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट रहता है बिजनेस पे। दूसरा हमारा इन्वायरमेंट है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सोशल फोर्सेस लाइक ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड, फैशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटसेट्रा। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। सोशल इन्वायरमेंट का सीधा सीधा मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी सोसाइटी में है। अब सोसाइटी में लोग रहते हैं, लोगों के कुछ ट्रेडिशन होते हैं, हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है। जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया में कुर्ते पजामा की मार्केट या ट्रेडिशनल ड्रेसेस की मार्केट अच्छी खासी है, लोग पहनते हैं। फॉरेन में ऐसी नहीं है। तो ये सोशल इन्वायरमेंट में आ गया कि भाई जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसकी ट्रेडिशन है, वैल्यू है, त्यौहार आएंगे, त्यौहार के टाइम पे अलग अलग त्यौहार आते हैं हर देश में, हर रीजन में इवन। तो गुड अलग अलग तरह के गुड्स की डिमांड होगी। इसी को आप कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट, कि ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। इसके बड़े बड़े आप एलिमेंट देखें, मेजर एलिमेंट। तो सबसे पहले है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में आपके मेनली त्यौहार आते हैं, जैसा होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व। फॉरेन में चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे न्यू ईयर और क्रिसमस आ जाएगा। वैल्यू की फ्रीडम, कि भाई फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब। और सोशल ट्रेंड आ जाएगा, जैसे हेल्थ और फिटनेस की अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों के बीच में, या फिर को करिकुलम जो चीज़ है, जैसे पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने का लोगों में ट्रेंड आ रहा है, या आजकल कोडिंग और एआई रिलेटेड चीज़ें बहुत पॉपुलर हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं सोशल इन्वायरमेंट में। अब इसका इम्पैक्ट क्या है देखिए। सबसे पहला इम्पैक्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस बिजनेस। इंडिया में त्यौहार आते हैं, जैसे दिवाली आता है, तो दिवाली की इंसान बहुत सारी खरीदारी करता है। इंसान का कपड़ा वगैरह खरीदता है, घर का दिए खरीदता है, लाइट झालर खरीदता है, पटाखे खरीदता है, ये सारी चीज़ें खरीदता है आदमी। तो उससे क्या होता है, त्यौहार आया। अगर दिवाली ना होती तो ये सारी चीज़ों की डिमांड आती नहीं आती। तो जो आदमी ये सारी चीज़ें बेच पा रहा है उसका घर चलता नहीं। इसलिए त्यौहार से फेस्टिवल को त्योहारों की वजह से बिजनेस को काफ़ी हेल्प होती है। दूसरा इसका इम्पैक्ट है कि हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ क्रिएटेड डिमांड फॉर जिम। अब जैसे इंसान हेल्थ के लिए ज़्यादा अवेयर हो रहा है, तो आपका जिम वगैरह में ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। इवन आप देखें सोशल मीडिया पे तो काफ़ी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ये आपका सोशल इन्वायरमेंट में आ गया। तीसरी आपकी डायमेंशन है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्निक टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। इसकी डेफिनेशन आप देखें, इनोवेशन रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन और आर कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ आते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? नए नए इनोवेशन, नई तरीके आना, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के नए तरीके मार्केट में आना, बिजनेस ऑपरेट करने के नए तरीके आना, या चीज़ों को और अच्छे से नए तरीके से सस्ते से कर ले जाना, ये आता है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। इसका मेजर एलिमेंट क्या है कि डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्कवरिंग न्यू मेथड्स टू ऑपरेट अ बिजनेस। सिंपल इतनी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप इसका इम्पैक्ट देखें तो जैसे विद एडवेंट ऑफ टेलीविजन इन द मार्केट, सिनेमा एंड रेडियो इंडस्ट्री वर एडवर्सली इफेक्टेड। जब टीवी आ गया तो टीवी की वजह से रेडियो और सिनेमा चले गए। अब आप देख रहे हैं फ़ोन आ गया तो फ़ोन की वजह से टीवी का क्रेज़ कम हो गया है। पहले आपका जब टीवी पे शोज आते थे, जैसे कोई भी शो, धारावाहिक जो आप कहते हैं, पहले वो चलते थे। अब आपका वेब सीरीज़ आ गई हैं तो वेब सीरीज़ चल रही हैं। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, आपकी नई चीज़ें आई कंटेंट कंज्यूम करने की। भाई पहले टीवी पर थे, टीवी से रेडियो में आए, रेडियो से फ़ोन पे आ गए।
इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में इफेक्ट पड़ा। अगला है कि डिजिटल वॉचेज है ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड मार्केट फॉर ट्रेडिशनल वॉचेज। डिजिटल वॉचेज आ गई तो इंसान वही पहनने लग गया, ट्रेडिशनल वॉचेस का यूज़ काफ़ी कम हो गया। तो ये आता है आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। आपका चौथा इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? इट रेफर्स टू पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। यानी आगे आप देखें इसको तो पॉलिटिकल कंडीशन मीन जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। देखो पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, इसको आप गवर्नमेंट से रिलेट कर सकते हो सीधा, कि अगर सरकार देश में बिजनेस को प्रमोट कर रही है तो बिजनेस के लिए अच्छा है, अगर नहीं कर रही है तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। सिंपल है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो आपके अलग मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, या अगर कोई छोटा बिजनेस है जैसे लोकल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या हुई, उसके लोकल लेवल का प्रधान हो गया या फिर कोई ब्लॉक अध्यक्ष या फिर एमपी एमएलए, तो ये सब भी आपके गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आते हैं। अब इनका एटीट्यूड बिजनेस के टूवर्ड्स कैसा है, ये चीज़ भी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंस करती है। इसके मेजर एलिमेंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। जैसे इंडिया में 5 साल तक सरकार रहती है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज सरकार बनी और कल गिर गई, या आज बनाई और 2 साल बाद गिर गई, टेन्योर पूरा नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में बिजनेस के सामने एक अच्छी इमेज नहीं जाती है पूरी कंट्री की, कि भाई इस देश में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आप और एक चीज़ अच्छी देख सकते हो कि मिलिट्री कूप, जैसा आप देखते हैं पाकिस्तान के केस में, वहाँ पे सेना जब देखो तब आ जाती है, प्रधानमंत्री खत्म। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बिजनेस आपके देश में आने से कतराते हैं। ये सबसे पहला एलिमेंट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। दूसरा है पीस इन द कंट्री। पीस से मतलब है भैया दंगे फसाद ना हो रहे हो। अब खुद सोचो, एक बिजनेसमैन ने अपनी, या लोकल लेवल बिजनेस ने अपनी दुकान खोली है कहीं, अब उसने दुकान खोली, अगले दिन दंगा भड़क गया, अब लोग आए ईंटा पत्थर लेके उसकी दुकान तोड़ के चले गए, उसका नुकसान लग गया। या बड़े लेवल पे दंगे फसाद हो गए तो बिजनेस बंद हो गए महीनों के लिए, उनका लॉस लग गया। तो ये चीज़ें बिजनेस को अच्छी नहीं लगती हैं, इससे बिजनेस अट्रैक्ट नहीं होता, उल्टा दूर भागते हैं। तो पीस रहना भी कंट्री में बहुत ज़रूरी है। तीसरा है एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड बिजनेस। इसमें वही कि गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट कर रही है कि नहीं कर रही है। भाई ऐसी पॉलिसीज अपनाए जिससे बिजनेसमैन अट्रैक्ट हों, आना चाहें देश में और इन्वेस्ट करना चाहें, तो ये चीज़ आपके बिजनेस के लिए अच्छी रहती है। इसका इम्पैक्ट आप देखें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, तो इन 1977 द जनता गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ स्ट्रिक्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द मल्टीनेशनल कंपनी। एज अ रिजल्ट एमएनसीज लाइक आईबीएम एंड कोका कोला हैड टू इग्नोर इंडिया। वही 77 में जनता गवर्नमेंट ने एमएनसी के टुवर्ड्स अच्छी मतलब बहुत प्रमोट नहीं करा, तो एमएनसी जैसे आईबीएम और कोका कोला इंडिया से गई। या दूसरा आप देखें तो इमरजेंसी के दौरान जब 75 में लगी थी, तो ये भी एक तरह से आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह सकते हो कंट्री में, तो उसकी वजह से भी कंपनीज को लॉस लगा था, कंपनी ने इंडिया आना अवॉइड करा था। तो ये सारी चीज़ें आप कहती हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। लास्ट है आपका लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल एक्ट पास बाय गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ कोर्ट एंड डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज इन द कंट्री। यानी लीगल इन्वायरमेंट है तो कानून से जुड़ा हो गया, कि भाई इसमें सरकार ने जितने एक्ट बना दिए, जैसे आपने की बड़ी होगी कंपनीज एक्ट 2013 या पार्टनरशिप एक्ट, ऐसा कोई एक्ट बना दिया, या कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, या फिर अलग अलग कमीशन ने जो डिसीजन दिए हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, सरकार कोई कानून बना देगी तो उसे धंधे को मानना ही पड़ेगा, बिना माने तो रह सकता नहीं है। तो ये चीज़ आपके बिजनेस को बहुत हैवीली इम्पैक्ट करती है। इसमें बड़ा एलिमेंट यही है, एक्ट एंड लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट, सरकार ने जो भी एक्ट और कानून बनाए हैं, डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज, उन्होंने जो डिसीजन दिए हैं अलग अलग कमीशंस ने और एजेंसीज ने, कोर्ट के जो जजमेंट है, अब इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट बिजनेस जा नहीं सकता है और उनकी जो भी बातें कहेंगे उसे मानना पड़ेगा। जैसे इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें, विद द रिडक्शन ऑफ रिलैक्सेशन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनी एमएनसी एंटर्ड इंडियन मार्केट। मतलब ये गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ ला दे जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, तो फिर मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे तो काफ़ी सारी एमएनसी इंडिया में आ जाएंगी। एक और इसका आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट लॉ ला दे कि जो भी बिजनेस रिलेटेड लोन है उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा 5%, तो इंटरेस्ट जब कम हो जाएगा तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे, अब ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा धंधे चलेंगे, तो ये एक तरीका है। या टैक्स हॉलीडे, जैसा आपने सुना होगा कि टैक्स ले ही ना गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट में आती हैं। क्या आप चीज़ें पढ़ी हमने? 5 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले थी आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। तब में हमने अपना देखा
आपका इकोनॉमिक में था कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या है, और आपकी किस टाइप की इकॉनमी है, कैपिटलिस्ट है कि मिक्स्ड है कि सोशलिस्ट है, ये सब। दूसरा हमने देखा सोशल कि कितने त्यौहार वगैरह पड़ रहे हैं, लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ज़्यादा खर्चीले लोग हैं तो बिज़नेस के लिए ज़्यादा अच्छी बात है, अब लोग कंजूस हैं तो कम अच्छी बात है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल की इनोवेशंस क्या हो रहे हैं मार्केट में, कितने कितने नए तरीके आ रहे हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के और बिज़नेस चलाने के। पॉलिटिकल में कि भाई देश में पीस कितना है, आपका स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। और लीगल में कितने कानून पास कर रहे हैं, ये सब। तो ये आपकी 5 डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो अब हमने बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग और उसकी डायमेंशन देख ली हैं। अब हम आते हैं फीचर्स पे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स देखें। सबसे पहला फीचर्स है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ ग्रुप ऑफ मैनी फोर्सेस, दैट्स वाई इट्स नेचर इज ऑफ टोटलिटी। हमने अलग अलग इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल देखे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी आप देखें तो उसमें आपको कितनी सारी चीज़ें चाहिए थी। कंट्री में पीस चाहिए था, आपको गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी चाहिए थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल का एटीट्यूड देखना था। तो ये कितनी सारी चीज़ें हैं, और ये तो कुछ ही है, इसके अलावा गवर्नमेंट की बाकी सारी चीज़ें आप देखोगे। तो इसीलिए इसे टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये थोड़ा सा चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, सबसे पहले देखें स्पेसिफिक फोर्सेस। तो अफेक्ट फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री, ओके, तो अफेक्ट फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली। इसका मतलब है कि देखो, हाँ, तो इसका मतलब है कि जो आपकी एक बिजनेस है, एक बिजनेस यूनिट है, उसमें अलग अलग तरह के सप्लायर, मतलब हर एक बिजनेस को अलग तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। अब जैसे इसको आप जनरल फोर्सेस समझ लें, फिर बताता हूँ। जनरल फोर्सेस का मतलब है अफेक्ट फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वली। जैसे आपके 5 बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन है। अब भाई जो आपकी जीडीपी है या नेशनल इनकम है या फिर इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, ये सब जो एक बिज़नेस के लिए है वो सारे बिज़नेस के लिए है। अब ऐसा तो है नहीं जो बड़े लेवल पे कंपनी है उसके लिए इंटरेस्ट रेट 5% है और छोटे के लिए 15%, ऐसा तो है नहीं। जो इंटरेस्ट रेट है लोन पे वो सबके लिए है। ये है आपका जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स क्या हुआ कि भाई हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग है। जैसे कस्टमर, अब भाई कस्टमर हर इंडस्ट्री के अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे कस्टमर देखें तो जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं जैसे साबुन, शैम्पू, ये सब इन कंपनीज़ के या इन बिजनेसेस के जो कस्टमर हैं वो रेकरिंग होते हैं नेचर में। लेकिन जो कार कंपनीज है उनका तो रेकरिंग नहीं होता ना। साबुन आदमी रोज़ खरीदता है, गाड़ी रोज़ तो खरीदता नहीं है। तो इस तरह से ये फोर्स है, जैसे कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, ये सारी चीज़ें हर एक बिजनेस को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन जनरल फोर्सेस ये हर बिजनेस को एक ही तरह से इम्पैक्ट करती है। इसमें आपके 5 जो बिजनेस इन्वायरमेंट की डायमेंशन है वो आ जाएंगी। तीसरा आपका फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। देखो इसका मतलब है चेंज इन वन फैक्टर अफेक्ट द अदर। एग्जाम्पल देखें, टैक्स ऑन इनकम इज रिड्यूस विथ चेंज इन गवर्नमेंट। सरकार चेंज हुई, अब उसने सरकार चेंज हुई, ये आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। सरकार चेंज हुई, ये आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आया। अब उसने इनकम टैक्स कम कर दिया तो भाई ये आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ गया। तो इस तरह से एक में चेंज दूसरे पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ऐसे ही सरकार चेंज हुई, उसने कोई लॉ ला दिया तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो, जिसकी वजह से लीगल इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया। तो ये आपका इंटर रिलेटेडनेस है कि एक में चेंज है तो दूसरे पे वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। चौथा है डायनामिक इन नेचर। एज इन्वायरमेंट इज मिक्सचर ऑफ मैनी फोर्सेस, चेंज इन वन और मोर कंटिन्यूसली टेक प्लेस, हेंस इट इज कॉल्ड डायनामिक इन नेचर। डायनामिक हम पहले भी देख चुके हैं। डायनामिक मतलब टाइम के साथ जो चीज़ लगातार और जल्दी जल्दी चेंज होती रहे। तो क्योंकि एक से ज़्यादा फोर्सेस होती हैं और चीज़ें लगातार चेंज होती रहती हैं, तो एक में चेंज की वजह से दूसरी चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया या घटा दिया, ये सारी खबरें आती रहती हैं। तो रेपो रेट हर 3-4 महीने में आरबीआई अगर चेंज करती है तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक में चेंज आया और इसकी वजह से जो इंटरेस्ट मिल रहा, जो लोन ले रहे थे, अब लोन के इंटरेस्ट में भी चेंज आ गया। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझें तो पहले मान लो बैंक लोन देता था, उस पर वो इंटरेस्ट लेता था 5%, ठीक। अब आरबीआई ने कह दिया कि भाई ये जो तुम्हारा 5% है इसको बढ़ा के कर दो तुम 7%। तो 2% यहाँ पे जो बढ़ाया है इसकी वजह से आपका अमाउंट ऑफ लोन, जो इंसान लोन ले रहा है वो चेंज हो जाएगा। या तो कम लोन लेंगे या लोग जो लोन लेंगे उसका अमाउंट कम कर देंगे कि भाई किसी को 1 लाख का लोन लेना था वो 80,000 का लेगा। तो एक में चेंज की वजह से दूसरे में चेंज आया, ये इंटर रिलेटेडनेस। अब डायनामिक कैसे हुआ कि भाई ये जो चेंज है ना ये लगातार आता रहता है। आरबीआई हर 3-4 महीने में आपका जो रेपो रेट है उसे चेंज करती रहती है। या गवर्नमेंट भी, आप देखो इंडिया में आपके देश की गवर्नमेंट 5 साल में चेंज होती है, लेकिन हर साल 2-3 स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं।
जिसकी वजह से वहाँ के बिजनेस पे लगातार इम्पैक्ट पड़ता रहता है। गवर्नमेंट चेंज हुई तो कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाता है। इसे आप कहते हैं डायनामिक इन नेचर। अगला है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है नथिंग कैन बी सेड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट एज दीज फोर्सेस कीप ऑन चेंजिंग। ये लगातार चेंज होती रहती है, तो कुछ भी आप गारंटी से नहीं कह सकते। जैसे सरकार कोई चेंज हो गई, अभी जो आपकी करंट गवर्नमेंट है ये मान लो चेंज हो गई, तो आप ये गारंटी के साथ बिजनेस नहीं कह सकते हैं कि भाई जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो हमें ज़्यादा फ्रीडम देगी या टैक्स कम कर देगी। ऐसी आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। भले वो कह दें, मतलब जैसा हमेशा नेता लोग करते हैं, पहले वादा किया फिर नहीं किया पूरा, तो ऐसा हो सकता है। आप कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते हो, आप अज्यूम कर सकते हो। आप ये गारंटी से नहीं कह सकते कि आरबीआई इस बार जो रेपो रेट को उसने 7% करा था वो वापस 5% करेगा, या 4% करेगा, या 6% करेगा। कुछ भी आप गारंटी से नहीं कह सकते, बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला हमारा फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ मैनी फैक्टर, all these factors are related to each other, hence it is complex to evaluate their individual impact on business. अब मान लो गवर्नमेंट आपकी चेंज हो गई, 2024 चल रहा है, 2024 में आपकी गवर्नमेंट हो गई चेंज, उसकी वजह से काफ़ी पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी, काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा पूरा देश में। तो एक चेंज की वजह, एक तो ये कि ये बिजनेस जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी सारे फैक्टर से बना है। जैसे हमने देखा था 5 इन्वायरमेंट, अब एक चेंज हो गया उसकी वजह से दूसरा भी चेंज हो जाएगा। इंटररेटेडनेस जल्दी जल्दी चेंज होता है, डायनामिक। तो इनको आप पढ़ पाना, जैसे आपका मान लो 2023 इस साल प्रॉफिट था किसी बिजनेस का लेट से 100 करोड़, अब 2024 में ये हो गया 80 करोड़। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि किस बिजनेस एनवायरनमेंट में किस फैक्टर में चेंज आने की वजह से ये आपका प्रॉफिट कम हुआ है। मतलब ये जो है एक किसी एक फोर्स का या एक डायमेंशन का इम्पैक्ट बिजनेस में पता लगाना बहुत मुश्किल है। आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट साफ साफ चेंज हुई है तो बिजनेस में आपका प्रॉफिट कम हो गया है, लेकिन हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हुई हो, या हो सकता है कोई जैसा कोविड में लॉकडाउन लगा था वैसी कोई कंडीशन आ गई हो। तो इसलिए एक इंडिविजुअल इम्पैक्ट पता कर पाना बहुत मुश्किल है, और इन्हें पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है कि किस चीज़ में चेंज की वजह से क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इन्हें आप कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। अगला है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू लोकल कंडीशन एंड दिस इज रीजन व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफरेंट इन एवरी कंट्री। देखो, हमने सोशल एनवायरनमेंट की बात की थी। इंडिया में त्यौहार अलग है, अमेरिका में अलग है। इंडिया में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, अमेरिका में नहीं मनाई जाती। यहाँ न्यू ईयर नहीं मनाया जाता, अमेरिका में मनाया जाता है। तो ये क्या हुआ? लोकल कंडीशन से इन्फ्लुएंस हो रहा है। या आप इंडिया में भी और देखो, यूपी बिहार साइड छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तमिलनाडु में छठ पूजा का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो उससे क्या हुआ? आपका लोकल कंडीशन से ये इफेक्ट हो रहा है। इसलिए हर रीजन, यहाँ तो कंट्री लिखा है लेकिन हर रीजन में भी ये बहुत डिफरेंट है। अब जैसे जिस जगह में एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे भाई अलग तरह के गुड्स की डिमांड होगी। जहाँ अमीर ज़्यादा है वहाँ अमीर जो थोड़े महंगे प्रोडक्ट होते हैं वो देखे जाएंगे। जहाँ अमीर लोग नहीं रहते हैं उस एरिया में आपका जो सस्ते प्रोडक्ट हैं वो बिकेंगे। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए हर रीजन बाय रीजन ये वेरी करता रहता है। तो यहाँ फीचर्स कंप्लीट होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस देखें, सबसे पहला है स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल अ बिजनेस टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। ये वर्ड देखना, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। इट टेक एडवांटेज बाय बिकमिंग फर्स्ट सप्लायर। पहला आपका इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कि आपके पास क्या क्या मौका है, और उससे आप सबसे पहला फर्स्ट मूव ले सकते हो और फर्स्ट सप्लायर बन सकते हो उस चीज़ के। जैसे आपने देखा होगा फैंटेसी ऐप जिसमें लोग सट्टा वट्टा लगाते हैं, जो चीज़ तो सही नहीं है लेकिन लोग करते हैं। तो उसमें सबसे पहला एडवांटेज किसी ने लिया था तो वो एमपीएल और ड्रीम 11 जैसी कंपनीज थी। आज ये कंपनी काफ़ी बड़ा नाम कमा चुकी हैं। वैसे ही आप देखें ऑनलाइन पेमेंट, तो उसमें सबसे आगे जो थी वो पेटीएम थी। सबसे पहले जब हुआ था तो पेटीएम आई थी, तो पेटीएम आज काफ़ी आगे है। आप एडटेक कंपनी देखें तो उसमें बायजूस काफ़ी आगे थी। अनअकैडमी, ये बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, ये सब स्टार्टिंग में आई थी। तो ये कंपनी आज काफ़ी बड़ी हैं। तो उन्होंने क्या करा, मौका देखा कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत बढ़ रही है तो हम पहले सप्लायर बन जाएं, सबसे पहले हम ही प्रमोट कर दें। ऐसे ही पेटीएम ने देखा कि भाई अब ऑनलाइन जा रही हैं चीज़ें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ज़रूरत बढ़ रही है तो भाई हम ही सबसे पहले ऑनलाइन आ जाएं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो कंपनी ले लेती है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके, वो काफ़ी आगे निकल सकती हैं बाकी बिजनेस से और अपने कॉम्पिटिशन से। दूसरा है वार्निंग सिग्नल। इसको रीड करें तो थ्रेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विद अपॉर्चुनिटीज इफ दे आर एक्नॉलेज बाय टाइम एफर्ट कैन बी मेड टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस।
अब देखो, कहते हैं ना एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट, अब पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी हैं। वैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट को आप पढ़ोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, खतरे भी मिलेंगे, थ्रेट्स भी मिलेंगे। तो उन खतरों से सावधान रहना है। अगर टाइम से आने वाली खतरों के बारे में आपको पता चल गया तो आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो और उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कोविड आने वाला है, ये चीज़ हमें अगर 1 साल पहले पता चल जाती तो हम सब खुद को प्रिपेयर रख सकते थे, लेकिन अचानक से आ गया तो हम सब के लिए काफ़ी दिक्कत आ गई। तो यही है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके आप आपके इन्वायरमेंट प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देख सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट करके उसे अपना के पहला मूव खेल सकते हो और फर्स्ट मूव एडवांटेज गेन कर सकते हो। और थ्रेट्स के बारे में पता करके आप उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसे मिनिमाइज कर सकते हो। तीसरी चीज़ है टेपिंग यूथफुल रिसोर्सेज। टेपिंग यूथफुल रिसोर्सेज को अगर हम रीड करें तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट टेल्स अ बिजनेस अबाउट नीड ऑफ इन्वायरमेंट एंड व्हाट इट कैन डू टू फुलफिल दैट। देखो, आप टेपिंग यूथफुल रिसोर्स का मतलब है कि तो टेपिंग यूथफुल रिसोर्सेज का मतलब है कि आप जो इन्वायरमेंट की स्टडी करके आप इन्वायरमेंट को क्या चाहिए, क्या डिमांड है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है वो पता कर सकते हो और फिर आप उस चीज़ को सप्लाई कर सकते हो, उस नीड को फुलफिल कर सकते हो, पैसा बनाओगे। और इन्वायरमेंट में आप रिसोर्सेज चाहिए हर बिजनेस को चलने के लिए। तो जैसे रॉ मटेरियल चाहिए। अब जैसे आपको मान लो अपने बिजनेस के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेट्स से आपको चाहिए गैस, नेचुरल गैस आपको चाहिए। अब आपको सबसे पहले आपने रिसर्च वगैरह करी और पता चल गया कि भाई कहीं झारखंड में आपको गैस का भंडार है, यानी आपको कहीं गैस मिल सकती है। तो आप क्या करोगे, वहाँ जाके मशीन डालोगे, उस गैस को निकालोगे और अपने प्रोडक्ट में यूज़ करोगे। तो अल्टीमेटली फिर से आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज पा गए, लेकिन उसका यूज़ करने से आपको रिसोर्सेज भी तो मिली। भाई नेचुरल गैस है, हमने स्टडी करी, पता चला झारखंड में है। ऐसी एक चीज़ हिस्ट्री में हुई थी कि जो ब्रिटिश एक आदमी था उसने ये स्टडी करके पता लगाया था कि ईरान में आपका बहुत सारा ऑयल है। तो उसने रिसोर्सेज निकाली ना, ईरान की रिसोर्सेज, तेल निकाल के बेचा, उससे पैसा बनाया। ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो था, लेकिन रिसोर्सेज निकालने में भी तो उसका हाथ था। यूज जो रिसोर्स ज़रूरी थी, जो रिसोर्सेज थी उसका यूज़ करा। इसी को आप कहते हैं टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगला है कोपिंग विद रैपिड चेंज। इसको अगर हम पढ़ें तो इफ़ अ बिजनेस keeps an eye on changes that take place in environment, they can make changes in organization as per that need. तो इसका मतलब है कि जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब बिजनेस अगर इन्वायरमेंट की स्टडी करता रहे और ये पता कर ले कि ये चेंज आ रहा है तो वो उस हिसाब से खुद को चेंज कर सकता है। जैसे कोई ऑफलाइन कोचिंग वाले थे, तो अगर वो माहौल देखते हैं कि भैया आजकल जो है ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का, तो हम भी ऑनलाइन चले जाएं, अगर ये वो सोच के ऑनलाइन आ जाते तो वो जो नए बिजनेस ऑनलाइन आए उनसे उतना पीछे नहीं रहते। अगर जो आपके बिजनेस ऑफलाइन थे वो देख लेते कि ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है, हम भी ऑनलाइन चले जाते हैं, यानी समय के साथ चलते, तो वो उतना पीछे नहीं होते जितना आज हैं। तो इसी को आप कहते हैं कोपिंग विद रैपिड चेंज, कि आपने इन्वायरमेंट की स्टडी करी, अंदाज़ा लगाया कि क्या चेंज आ सकता है, आपने उस चेंज का अंदाज़ा लगाया और आपने उस चेंज के हिसाब से अपनी इन्वायरमेंट को ढाल लिया। तो यही है कोपिंग विद रैपिड चेंज। अगला है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसको अगर पढ़ें तो बाय डूइंग प्रॉपर स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक बेटर प्लान फॉर फ्यूचर। इसका मतलब है कि जैसे इन्वायरमेंट की स्टडी करी, अब इन्वायरमेंट की स्टडी करके अगर कोई बिजनेस 2019 में ये पता लगा लेता कि भैया कोविड आने वाला है, तो उस हिसाब से वो चलता, अपने प्लान्स बना लेता कि भाई आगे हमें ये सब लॉस लग सकते हैं, आगे ऐसे बंद रहेगा तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, कैसे इस लॉकडाउन पीरियड में या जो मंदी का समय रहेगा इसमें सर्वाइव करना है। अगर कोई बिजनेस ये कर लेता तो जो बिजनेस काफ़ी बंद हो गए ना वो ना होते। यानी आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट पर नजर रख के, उसका एनालिसिस करके, उसको पढ़ के आप ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई आने वाले समय में क्या होने वाला है, और आने वाले समय में क्या होने वाला है जब आपको ये पता रहेगा तो आप उस हिसाब से अपने प्लान बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे, उस हिसाब से काम करोगे। तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो कम से कम होगा, और अगर कोई मौका है तो आप उसका अच्छे से फ़ायदा उठा पाओगे। अगला है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस को रीड करें तो ऑर्गेनाइजेशन विच कीप एन आई ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट रिमेन अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम। एन ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव इट्स प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस का मतलब, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन विच कीप्स एन आई ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट रिमेन अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम। एन ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव इट्स प्रेजेंस एज वेल एज फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका मतलब है अगर कोई बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ लेता है तो वो
मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा। अभी हमने कोविड की बात करी, कोई बिजनेस पढ़ लेता, अंदाज़ा लगा लेता कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो यार जो धंधे बंद हुए वो ना होते। अब वो उससे क्या होता, वो पढ़ लेता तो उसे आने वाले थ्रेट के बारे में पता चल जाता। अपॉर्चुनिटी तो थी, अपॉर्चुनिटी हर बिजनेस के लिए नहीं थी। जो हेल्थ सेक्टर में थे उनके लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जो बाकी नॉन हेल्थ सेक्टर थे उनमें अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी, उनमें थ्रेट था। तो खतरे को मिनिमाइज कर लेता, अगर अगर पढ़ लेता तो उससे वो अच्छी पॉलिसी बनाता, उस हिसाब से प्लान बनाता और थ्रेट्स को मिनिमाइज करता, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती। इंप्रूव होने का मतलब ये है कि वो बंद ना होता, मार्केट में अलाइव रहता। यहाँ लिखा है रिमेन अलाइव, अलाइव मतलब मार्केट में रहता, रेलेवेंट रहता। तो ये सारी इंपॉर्टेंस एक दूसरे से लिंक है। अब भाई बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस का हमारा सीधा मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर कोई बिजनेस उसमें नज़र रखे, उसके बारे में पढ़े, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, तो उसे क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। अब यार कोई पढ़ेगा तो एक फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। तो ये 6 मेन फ़ायदे हैं, एक दूसरे से मोर और लेस लिंक हैं, तो आसानी से आप समझ लेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, ये 3 मेन टॉपिक थे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपका डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन भाई कोई नई चीज़ तो है नहीं, हम कभी ना कभी नहीं, 2016 में हम सब ने इसे फील करा था। फिर अभी कुछ टाइम पहले 2000 के नोट बंद हो गए, तो तब भी हमने इसे फील करा था। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है डीमोनेटाइजेशन है क्या। इसकी मीनिंग देखें तो विड्रॉल ऑफ स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। इसका मतलब ये है, देखो कोई भी चीज़, पैसा क्या है, जिसे सरकार कह दे वो पैसा है। गवर्नमेंट, देखो जो भी आप नोट देखोगे उसमें लिखा रहता है, आरबीआई गवर्नर साइन करा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, ऐसा करके कुछ लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, जब तक आरबीआई और गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई ये चीज़ है, ये जो कागज़ का टुकड़ा है इसकी वैल्यू 10 रुपये है, तब तक 10 रुपये है। जब वो कहना बंद कर देगा तो बंद हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि ये जो नोट है इस पर जो लिखा है ₹10, इसकी वैल्यू है 1000 रुपये, तो भाई वो 1000 रुपये हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया है 10 के नोट की वैल्यू 1000 है तो वो 1000 हो जाएगी। अगर कह दे 1000 के नोट की वैल्यू 10 है तो वो 10 हो जाएगी। तो पैसा सिंपली वही है जिससे गवर्नमेंट कह दे पैसा है। तो लीगल टेंडर यही है, लीगल टेंडर कि भाई जो वादा कर रहा है ना कि मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन देता हूँ, यही है लीगल टेंडर। वचन वापस ले लिया, लीगल टेंडर हटा लिया, जो कागज़ का नोट है वो कागज़ का टुकड़ा बन जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट से जो ये आपका लीगल टेंडर था वो हटा लिया गया था। हटा दिया तो क्या हुआ भाई, ये नोट कागज़ के टुकड़े बन के रह गए, कागज़ के टुकड़े बन के रह गए, अब बर्बाद है। तो ये चीज़ हुई थी डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को। 500 1000 के नोटों से जो आपका लीगल टेंडर का स्टेटस है वो विड्रॉ कर लिया गया, जिसकी वजह से वो नोट केवल कागज़ के टुकड़े मात्र रह गए। ये आपका डिमोनेटाइजेशन की मीनिंग। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो विड्रॉल ऑफ स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। इसके बाद हम देखें इसके फीचर्स, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फीचर्स अगर हम देखें, सबसे पहला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इसका मतलब क्या था, पीपल हु हैड ब्लैक मनी हैड टू कम फॉरवर्ड टू डिक्लेयर देयर कैश एंड पे टैक्सेस अलॉन्ग विद फाइन। देखो सरकार ने आइडिया लगाया था ना कि हम 2000 और 500 के नोट बंद कर देंगे तो लोगों के पास काफ़ी काला धन है। अब क्या करेंगे, जब वो काला धन कागज़ का टुकड़ा बन जाएगा तो लोग आएंगे हमारे पास और काला धन वापस करेंगे, अपना पैसा देंगे, जिस पे उन्हें फ़ाइन भी मारेंगे हम और टैक्स भी पे कर लेंगे। तो ये सरकार का अनुमान था कि हम जब इसको कि वह इससे लीगल टेंडर हटा लेंगे, इसे मात्र कागज़ का टुकड़ा घोषित कर देंगे, तब हमारा जो ब्लैक मनी रखा है लोगों के पास वो बाहर आ जाएगा और जो टैक्स लोगों ने नहीं पे किया वो टैक्स पे कर देंगे। तो ये इसका पहला फीचर। दूसरा है टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर। इसकी मीनिंग आप देखें, इट वॉज मेजर टू कंट्रोल मैल प्रैक्टिस ऑफ टैक्स इवेजन। भाई लोगों में एक तरह से आप कह लो ये डर बनाने के लिए भी था कि अगर आप काला धन रखोगे तो आपके साथ कुछ स्ट्रिक्ट कदम लिए जाएंगे। ऊपर से इसे करप्शन मिटाने का भी स्टेप आप कह सकते हैं, माल प्रैक्टिस है तो जैसे ये भी बात हो रही थी उस टाइम पे कि जो टेररिज्म में काफ़ी ज़्यादा पैसा कैश भेजा जा रहा है उसे हटाने के लिए भी हम ये स्टेप उठा रहे हैं, उसे रोकने के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं। तो यही यहाँ पे टैक्स इवेशन कंट्रोल मेजर। तीसरा है चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इसको रीड करें तो न्यू डिपॉजिट बाय पीपल कैन बी यूज फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रॉफिटेबल स्कीम एंड प्रोवाइडिंग लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट। आपने इकोनॉमिक्स में वो कंसेप्ट पढ़ा होगा क्रेडिट क्रिएशन का, उससे ये चीज़ आप लिंक करिए। जब भी नया डिपॉजिट आता है, कोई बैंक में नया डिपॉजिट डालता है तो उससे आपका पैसा बनता है। तो यही सरकार ने सोचा कि भाई लोगों के पास पैसा रखा है वो बैंक में डाल देंगे तो उससे और पैसा हम बना ले जाएंगे। यही सरकार की सोच थी और यही इसका फीचर भी है। अगला है क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी। तो लेस कैश इकोनॉमी कैसे भाई, अब कैशलेस हो गया, मतलब डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो लोगों ने ऑनलाइन एक ऑप्शन दिखा उनको कि यार कैश रखने से अच्छा है ऑनलाइन पैसा रखो। तो इसकी वजह से आप देखें आज यूपीआई या आपका जो फिनटेक कंपनीज है वो काफ़ी आगे बढ़ गई।
हज़ारों कंपनीज है आज मार्केट में, फ़ोनपे, भीम पे, जी पे और पेटीएम, ऐसे करके बहुत सी कंपनीज आ गई। तो उससे क्या हुआ, एक लेस कैश इकॉनमी बन गई। लेस कैश कैसे, भाई अब आदमी कैश ही नहीं रखता, ज़्यादातर लोग आजकल यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो इससे आप कहते हैं लेस कैश इकोनॉमी। तो यही है आपका डीमोनेटाइजेशन और ये है आपका पूरा चैप्टर जो आपका हमने कवर कर लिया है। थैंक यू।